Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एलजेब्रा। अभी आप सब पूछेंगे कि ये एलजेब्रा क्या होता है। एक्चुअली एलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हम मैथमेटिक्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो नंबर्स में, दूसरा फिगर्स में, तीसरा नंबर्स एंड लेटर्स में। जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उस पोर्शन को अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, जैसे हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके ऑपरेशंस, जो कुछ भी ये नंबर्स का पार्ट होता है उसको हम अर्थमेटिक कहते हैं। और दूसरे पार्ट में आता है ज्योमेट्री का सेक्शन। ज्योमेट्री के सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स और फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी साइड्स, एंगल, वर्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि 3D डायमेंशनल जो फिगर्स होते हैं वो ज्योमेट्री में आते हैं। उसके बाद अगर हम इन शेप्स और फिगर्स के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी शेप का हमको पेरीमीटर देखना है, एरिया देखना है, तो वो मेंसुरेशन में आता है, ठीक है ना। इसी तरह अभी अलजेब्रा में क्या आता है, अलजेब्रा में ये सब बातें आती है। उसमें लेटर्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। ये सब बातें जो है वो अलजेब्रा में आती है। एक्चुअली जो लेटर्स की वैल्यू होती है वो हम नंबर में ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रो बता दिया कि इसमें मैथमेटिक्स के 3 पोर्शन आ गए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। अभी जो 6th में पोर्शन है अलजेब्रा का वो हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास 6 एलजेब्रा में सबसे पहली पॉइंट आती है मैचिस्टिक पैटर्न्स। अभी इसमें क्या होता है, हम मैचिस्टिक्स लेते हैं, उसमें से हम कुछ लेटर्स बनाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो अभी सपोज़ हमको एल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, एक मैचिस्टिक ऐसे रखी, फिर यहाँ से एक दूसरी रख दी, 2 मैचिस्टिक यूज़ करके मैंने एक एल बनाया। एल कितने बनाए, 1, और मैचिस्टिक कितनी यूज़ हुई, 2 हुई, ठीक है ना। अगर मुझे 2 एल बनाने हैं तो मैं 2 और मैचिस्टिक लूँगी, ऐसे रखी, फिर ऐसे रखी, तो टोटल नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितनी है 2 एल बनाने के लिए, 4 है। फिर अगर 3 बनाने हैं तो फिर से मैं ऐसे रखूँगी, ऐसे रखी एक, फिर ऐसे रखी, तो 3 एल बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ मैचिस्टिक कितनी यूज़ की मैंने, 6 की। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैचिस्टिक है वो ट्वाइस है, इसकी, इस शेप की ट्वाइस हम यूज़ कर रहे हैं। ये तो चलिए छोटे छोटे हम देख रहे हैं कि 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, तो हम काउंट कर लेते हैं मैचिस्टिक। पर क्वेश्चन में बड़ा नंबर मिला हुआ हो, जैसे हमें मिला हुआ है कि 15 एल बनाने हैं तो कितनी मैचिस्टिक चाहिए, तो फिर हम काउंट करने नहीं बैठेंगे। यहाँ पे तो इजी है, 15 × 2 कर लेंगे, पर हमें वो फॉर्मूला से दिखाना पड़ेगा। तो जो ये मैचिस्टिक पैटर्न है, इसमें से हमने एक फॉर्मूला ढूंढी है जो है 2 × n, यानी कि इसको हम 2n भी दिखा सकते हैं। 2 क्या है, जितनी हमको मैचिस्टिक रिक्वायर्ड है, जिस शेप के लिए जितनी मैचिस्टिक रिक्वायर्ड है। अभी सी बनाएंगे हम, तो सी में हमें 3 मैचिस्टिक चाहिए। यहाँ पे हमने एल बनाया है तो एल के लिए हमें 2 चाहिए। तो जितनी मैचिस्टिक रिक्वायर्ड है वो लिखने का, और जितना वो लेटर, जितने नंबर बनाने हैं लेटर्स के वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सपोज़ मुझे 15 एल बनाने हैं, तो ये 2n में मैं लिख दूँगी। 2 तो सेम रहेगा, जो n होता है वो चेंज होता रहता है, तो n की जगह मैं कितने लिख दूँगी, 15। तो आंसर क्या आ गया, 30। तो हमको 30 मैचिस्टिक चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट्स यानी
चेंज नहीं होता है, वो नंबर वही रहता है। और जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी चेंज होता रहता है। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में एल के लिए हमने फार्मूला लगाई थी 2n, तो ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, और ये जो लेटर है ये वेरिएबल हुआ, तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी इसके बाद पॉइंट है मोर मैचिस्टिक पैटर्न्स। अभी और एक दो हमको बोल रहा है कि मैचिस्टिक पैटर्न बना के दिखाओ। तो सपोज अभी मैं सी बनाती हूँ, तो सी के लिए मुझे कितनी चाहिए मैचिस्टिक? 3 चाहिए, 3 मैचिस्टिक रिक्वायर्ड। ऐसे फिर ऐसे करके 3। तो एक सी बनाने के लिए मुझे कितनी मैचिस्टिक चाहिए? 3। ठीक है ना। फिर अगर मैं 2 बनाती हूँ तो फिर कैसे करूँगी? यहाँ से ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो 2 मैचिस्टिक बनाने के लिए मुझे कितनी टोटल चाहिए? 6 चाहिए। फिर अगर 3 बनाती हूँ तो ऐसे, ऐसे और ऐसे। 3 बनाने के लिए मुझे कितनी टोटल मैचिस्टिक चाहिए? 9। तो अभी यहाँ पे कितना गैप हो रहा है? 3 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी हमें फार्मूला लगानी पड़ेगी? 3n। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? एक मैचिस्टिक। गैप देखना है, या तो फिर ऐसे देखिए कि एक अल्फ़ाबेट बनाने के लिए हमें कितनी मैचिस्टिक रिक्वायर्ड है। एक सी का अल्फ़ाबेट बनाने के लिए हमें 3 मैचिस्टिक चाहिए। फिर जितनी वो हमें बोलता है ना सी बनाओ, वो एन पे हम लिखेंगे। अभी समझो ये हमको 10 बोल रहा है कि सी बनाने के लिए कितनी मैचिस्टिक चाहिए, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 3 सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड लेटर्स जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होता रहता है। यहाँ पे वो जितने पूछेगा हम वो लिखेंगे लेटर पे। तो ये हो गया 30। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। अभी ये पॉइंट समझने के लिए हमें ये रूल्स देखने पड़ेंगे। पहला रूल है रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री एंड रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मेंसुरेशन चैप्टर में पेरीमीटर ढूंढना सीख लिया था। किसका? रेक्टेंगल और स्क्वायर का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था। ठीक है, तो अभी हमें किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस पॉलीगन की जितनी साइड्स है उतनी बार उसकी लेंथ को हम प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये स्क्वायर है तो इसको कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। तो इसकी जो साइड्स की लेंथ होगी इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इससे हमको क्या मिला? 4l। या तो आप प्लस करो, समझो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, तो 4 बार 12 को प्लस करो या 4 × 12 कर दो तो आंसर वही आएगा। तो इससे हमें क्या फार्मूला मिली पेरीमीटर की? 4l स्क्वायर की। ठीक है ना। ऐसे ही रेक्टेंगल का जो होता है तो उसमें आमने सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें आमने सामने वाले। तो इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया किसी भी शेप का हमको पेरीमीटर निकालना होता है तो जितनी साइड्स मिली हुई है उन साइड्स की लेंथ का हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इक्वल है तो 2l इनकी हम साइड लिखेंगे, फिर 2b इनकी हम लिखेंगे। तो ये हमको इसकी फार्मूला मिल गई जिसको हम 2l + b भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझने को मिला कि जो ये L और B है वो क्या है? वेरिएबल्स है जो चेंज होते रहते हैं। यहाँ की जो हाइट है, इसकी लंबाई है वो चेंज होती रहती है। बाकी ये जो 2 जो नंबर मिला हुआ है वो कांस्टेंट ही रहता है। ओके, अब रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक समझने के लिए हमें ये 3 पॉइंट समझनी पड़ेगी। पहली पॉइंट है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। अभी ये कम्यूटेटिविटी क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग। जब हम नंबर्स का एडिशन करते हैं तो उसको हम इंटरचेंज करें तो सेम ही रहता है। इसमें हमारा क्या फार्मूला आ जाता है? a + b = b + a। अभी a की वैल्यू सपोज 2 है, b की वैल्यू सपोज 4 है, तो मैं 2 + 4 करूं तो वो
4 + 2 के इक्वल ही आएगा। ये अरिथमेटिक का रूल समझने के लिए फर्स्ट हमने किया कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। दूसरा रूल है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी अभी आप इंटरचेंज करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, जैसे कि a × b इज इक्वल टू b × a। ठीक है। अभी तीसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होता है कि सपोज हमें मिला हुआ है, कोई हमें बोलता है कि 38 7 जा क्या होता है। 38 7 जा हम इमीडिएटली नहीं बता सकते हैं, तो उसको हम फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30 को पहले 7 से कर दिया। कैसे, 30 और × 7 करेंगे तो 3 7 जा 21, हम फटाफट कर लेते हैं, यानी 210 आ जाएगा। ऐसे फटाफट हो गया ना, हमने कर दिया तो इसका 210 आ गया। और फिर बाकी 8 बचा, तो 8 7 जा 56 हमने उसको बता दिया, तो 56 उसमें प्लस करके हम उसको बता देंगे कि ये जो इसका आंसर आएगा वो 266 होगा। तो ये हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो तीसरा रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। इसमें से कौन सी फॉर्मूला निकलती है, a × b + a × c, जिसको शॉर्ट में हम a ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे b + c। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि अलजेब्रा में नंबर्स, लेटर्स, इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस आती है। तो अभी इस पॉइंट से हम समझेंगे कि हम एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज हमें मिला हुआ हो 5 added to y, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मिला हुआ है 5 added to y, तो हम क्या करेंगे, 5 + y, 5 added to y, 5 + y। फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर है 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम t। एडिशन में तो आगे पीछे चलता है, अभी मैंने आपको समझाया एडिशन में तो हम कैसे भी करें तो चलेगा, पर ये ध्यान रखिए अभी 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम t, t में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है 7, तो पहले हम t को लिखेंगे फिर -7 करेंगे, तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। अभी है a × 10, तो 10a। ओके, ये इसका हुआ। मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे हो सकता है, एडिशन में भी आगे पीछे हो सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम। फिर है x / 3, x को डिवाइड करना है 3 से, तो x को हम ऊपर लिखेंगे अपॉन 3। फिर है q × -5, तो -5q। ठीक है ना, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, पर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो होता है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट समझ में आ गई। अब हम समझते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में दो साइड्स मिली हुई होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, जो इस साइड है वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो इस साइड है वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें कुछ, मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि आपको बताना है कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। अभी 1 पे मैंने लिखा है x + 20 इज इक्वल टू 70, तो इस साइड भी कुछ है, इस साइड भी कुछ है, और बीच में इक्वल टू है। तो ये इक्वेशन तो है, पर कौन सी इक्वेशन है, वेरिएबल इक्वेशन। ओके, ठीक है। अभी 8 × 3 इज इक्वल टू 24, तो ये इक्वेशन हुई, हाँ हुई, पर इसमें सब क्या है, नंबर्स है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन। ओके, अभी यहाँ पे 3rd नंबर पे मैंने लिखा है 2p इज ग्रेटर देन 30, तो ये इक्वेशन हुई, नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दो साइड्स मिली हुई होती है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना,
तो इससे तो हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं पर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ए इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और अभी हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे होगा। तो अभी समझिए यहाँ पे हमें मिला हुआ है इक्वेशन। ये आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। x + 10 = 30। तो ये इक्वेशन तो है, मैंने आपको बोला कि इक्वेशन में दोनों साइड्स के बीच में = की साइन होती है, तो ये इक्वेशन तो है, पर इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है x की 10 है। तो अगर मैं 10 + 10 करूँगी तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, तो ये 30 है। तो हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये सही है कि नहीं है। तो नो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 + 10 20 होना चाहिए, तो इक्वेशन सही होगी। अब यहाँ पे फिर x की हमें वैल्यू मिली हुई है, जो वेरिएबल x है 30। तो अगर मैं 30 + 10 करती हूँ तो यहाँ पे 40 आना चाहिए। इसका मतलब ये इक्वेशन भी सही नहीं है। अभी x की वैल्यू 20 है, तो 20 + 10 करूँगी तो 30 आया, तो ये इक्वेशन सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा येस। अभी यहाँ पे तो हमने ये करके देखा। अभी हमको सपोज इस टाइप से इक्वेशन मिली हुई है, तो हमको ये वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अभी ये 2n = 10 है, यानी 2 के साथ n मल्टीप्लाई है, तो ऐसा नंबर में मल्टीप्लाई करूँ कि ये आंसर आ जाए। ये तो इजी है, हमको समझ में आ रहा है 2 5 या 10, पर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 2n = 10 लिख के फिर n को हम अलग करेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पे जो 10 है वो 10 एज इट रहने देंगे। अभी 2 यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब = के इस साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला = के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया 5। तो 5 2 5 जा 10। ओके अभी यहाँ पे मिला हुआ है x - 3 = 11। तो यहाँ पे ये छोटा नंबर है, तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे 14 होना चाहिए। 14 में से अगर 3 जाएगा तो 11 आ गया। पर बड़े नंबर्स होते हैं तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, x - 3 = 11। तो x को अकेला कर देंगे, 11 सेम रखेंगे, = के बाद वाला नंबर सेम रखते हैं हम, फिर यहाँ वाला चेंज हो जाता है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम 14 रखेंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट बैठेगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस लेक्चर में हमने लगभग सारे टॉपिक्स अलजेब्रा के कंप्लीट कर लिए हैं। होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।